हाय स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, अभी हम जो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वो मैंने बताया था कि लास्ट में तो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे शायद, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे लास्ट क्लास में। आज हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रल पॉइंट बताऊंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, कितना एक्सेलरेशन आता है, ये सब आज डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक चल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या है वो समझेंगे। जैसे देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक मतलब किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, ये मैंने बताया था, है ना? वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिए थे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी न्यूट्रल पॉइंट। क्या निकालना है? न्यूट्रल पॉइंट निकालना है। ठीक है ना? अच्छा, तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज Q है और यहाँ पर भी एक चार्ज Q है। ये दो चार्ज रखे हैं Q, और ये मान लेते हैं Q1 है और ये Q2। लेट बी कंसीडर ये Q1 है और ये Q2 है। इनके बीच में मान लो डिस्टेंस दे रखी है, वो L है। मुझे इनके बीच में एक क्या पूछना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ आएगा। तो मान लीजिए किसी भी पॉइंट को मान लेते हैं, x डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ से, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा, हम ये मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ECA, और इसकी वजह से इस पर होगी वो ECB होगी, हाँ ना? और दोनों ही अपोजिट हैं, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यानी दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस पॉइंट पर, वो दोनों ही क्या है, अपोजिट हैं। अब ये अपोजिट हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जीरो भी हो सकते हैं अगर ये बराबर हो तो इनको बराबर कर दो। बराबर करके जो पॉइंट आएगा x की वैल्यू आएगी, मतलब इनको बराबर करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। सिंपल। तो पहले निकाल लेते हैं ECA क्या आएगा, ECA मतलब इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आ जाएगा बेटा, KQ1 अपॉन x स्क्वायर अलॉन्ग A to C, और ECB KQ2 अपॉन L माइनस एक्स स्क्वायर अलॉन्ग C2A, दोनों निकाल लिए। ओके, अब मैं जानता हूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो E नेट इज इक्वल टू ECA प्लस ECB। अब दोनों ही क्या है, अपोजिट हैं, है ना? यानी एंगल बिटवीन ECA एंड ECB इज 180 डिग्री। दिख रहा है आपको? फॉर न्यूट्रल पॉइंट के लिए E नेट बराबर क्या होगा, जीरो होना चाहिए। तो जीरो इज इक्वल टू ECA माइनस ECB, दोनों 180 डिग्री पर है ना, इसलिए ECA बराबर ECB। अभी मैं इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली कर रहा हूँ, आगे से जो क्वेश्चन करूँगा डायरेक्ट करेंगे हम लोग, डायरेक्ट, समझे ना? बोर्ड में इसी तरीके से करके आना है, और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इस पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर करके आंसर निकाल सकते हो सीधा।
यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो स्टेप मैंने किए हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो तो सीधा ये कर दो और आंसर निकाल लो। इसी कितना है के ई Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर, के ई Q1 यानी Q2 अपॉन एल माइनस एक्स स्क्वायर, के ई चला जाएगा, रूट Q1 अपॉन एक्स रूट Q2 अपॉन एल माइनस एक्स। क्लियर? तो अंडर रूट Q1 इंटू एल माइनस अंडर रूट Q1 इंटू एक्स बराबर अंडर रूट Q2 इंटू एल, ये आ जाएगा। क्लियर है ना बेटा? मैंने दोनों साइड क्या ले लिया, रूट ले लिया, स्क्वायर रूट इसका, तो ऐसा बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह रूट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, रूट Q1 इंटू एल आया माइनस Q1 इंटू एक्स आया, बराबर कर देंगे अंडर रूट Q2 इंटू एल। राइट? अब इसमें से क्या करें, कुछ गड़बड़ है? हाँ, यहाँ एक्स आ जाएगा, इन दोनों को एक साइड ले जाओ, एक्स वालों को, इसको अलग कर दो। तो रूट Q1 एक्स प्लस रूट Q2 इंटू एक्स बराबर रूट Q1 इंटू एल। क्लियर? यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू एल आ जाएगा। ये आंसर आएगा लॉजिक से, सीधी सी बात। समझ आई बात? तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं सारे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूँ। यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, तो भी आंसर ऐसा ही आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव की जगह पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो आंसर में चेंज आएगा। तो ये मान लो यहाँ माइनस है या प्लस है, तो इसका जो न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है इस सिस्टम का, वो या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, या फिर यहाँ या फिर यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, जीरो। आई बात समझ? ये सब फोर्स में भी एक बार कर चुके हो तो आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलो अब क्वेश्चन देखो अगला। मान लो ये क्वेश्चन है, यहाँ मैंने बोला बेटा ये 1 to 1 कूलाम है, यहाँ पर हमें 169 कूलाम दे रखा है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो न्यूट्रल पॉइंट आप फाइंड करते हो, वो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ से लेना है, हमेशा वो आपको छोटे वाले चार्ज से लेना है। यहाँ से कहाँ से लेना है, छोटे वाले चार्ज से। आई बात समझ? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है, C पॉइंट पर। तो इसकी वजह से यहाँ आ जाएगा ECA और यहाँ आ जाएगा ECB। तो मैंने बताया जैसा कि क्वेश्चन करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू दिस चार्ज इज इक्वल टू ECA, वैल्यू डाल देना। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड 169 कूलाम एट पॉइंट C कितना आ जाएगा, ECB। तो हम जानते हैं फॉर न्यूट्रल पॉइंट, फॉर न्यूट्रल पॉइंट के लिए सीधे बात करें तो मॉड ऑफ ECB बराबर मॉड ऑफ ECA। ECB कितना आ जाएगा बोलो भाई? तो ECB देखो यहाँ पर CB यानी इसकी वजह से इस पर, तो KE 169 अपॉन L माइनस यानी 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर बराबर KE इंटू 1 to 1
ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, के ही गए, यहाँ बचेगा 169 20 माइनस एक्स स्क्वायर 121 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी जगह पर रूट ले लूँगा, दोनों जगह रूट ले लूँगा, स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ तो 169 का हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 अपॉन एक्स। तो 13x इज इक्वल टू 11 इंटू 20 माइनस 11x, 11 इधर जाएगा, 13x प्लस 11x बराबर 220, यानी 24x बराबर 220, यानी x बराबर 22 बाई 24 इतना आ जाएगा, यानी x बराबर 11 बाई 12, इसको ही बढ़ा दो, x बराबर 55/6 मीटर आ जाएगा आंसर। बोलो भाई, इस तरह से आएगा बेटा, समझ आई बात। कुछ नहीं करना है आपको, या छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे पॉइंट मान लेना है, उस पर दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसको 0 कर देना है, उसके बाद आपका आंसर आपके पास है। ठीक, चलो अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं माइनस प्लस वाला। कौन सा वाला? माइनस प्लस। चलो देखो बेटा, माइनस प्लस भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, वो है ये कि मान लो यहाँ पर 25 कूलाम चार्ज है, यहाँ पर 49 कूलाम चार्ज है, ये माइनस है और ये प्लस है, इन दोनों के बीच में 8 मीटर की डिस्टेंस है। कितनी मीटर? 8 मीटर। मैंने आपसे बताया था फोर्स में कि जब भी माइनस प्लस आए तो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो आइदर साइड ऑफ सिस्टम होगा, या तो इधर या फिर इधर। और साथ में ये भी बताया था कि छोटे चार्ज के पास होगा। कौन से चार्ज के पास? छोटे चार्ज। अब छोटा कौन है? 25 है ना, 25 है, तो इससे हम x डिस्टेंस पर निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। ये पॉइंट मान लिया हमने A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, चूँकि ये माइनस है ये प्लस है, मतलब ये माइनस है, तो माइनस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। क्या होगी? इनवर्ड। और प्लस की वजह से आउटवर्ड होगी। हाँ ना। अब इसकी वजह से यहाँ निकाला तो ये बोलेंगे ECA और ये होगा ECB। अपने को क्या करना है, सीधा लिख देते हैं फॉर न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट के लिए E नेट एट C बराबर 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि ECA माइनस ECB बराबर 0, यानी मॉड ऑफ ECA बराबर मॉड ऑफ ECB, ये आ जाना चाहिए। क्लियर? अब ECA निकालना है, यानी कि A पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो KE, अच्छा अब तो ये माइनस चार्ज मत रख देना, पता लगा या माइनस है तो माइनस रख दो ना, क्योंकि मॉड लगा दिया यहाँ पे, और मॉड लग जाएगा तो माइनस क्यू भी प्लस क्यू बन जाता है, पता है ना। तो माइनस क्यू यानी कि माइनस KE, यहाँ पर जो मॉड लगाए ना, जिसकी जो मॉड लगाए ना, वो मॉड माइनस को भी प्लस बना देता है, प्लस को तो प्लस बनाता ही है, तो इसलिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये मॉड निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ 25 लिख देंगे अपॉन x² बराबर KE इंटू 49
अपॉन 8 माइनस एक्स स्क्वायर। के ही गया, ठीक, तो क्या बचेगा यहाँ पर 25 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 49 बाई 8 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 5 अपॉन एक्स बराबर 7 अपॉन 8 माइनस एक्स, यानी 40 माइनस 5x बराबर 7x, यानी 12x बराबर, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, सॉरी यहाँ पर 8 प्लस एक्स होगा ना, 8 प्लस एक्स, ये 8 प्लस एक्स तो प्लस आएगा यहाँ, तो कितना आ जाएगा 12 की जबर कितना आएगा, इधर जाएगा तो ये 2x बराबर 40, यानी 2 से ये गया तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम, जो ये सिस्टम दे रखा है, इस सिस्टम के -25 कूलाम से 20 मीटर दूर जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। मतलब समझ आया, सिंपल। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन इसमें करते हैं, ठीक है जी, क्लियर। तो ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट, कहीं भी निकाल सकते हो आप न्यूट्रल पॉइंट पर। अच्छा, कभी कभी न्यूट्रल पॉइंट नहीं देता है, डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला पूछ लेता है, मतलब क्वेश्चन का आंसर पूछ लेता है। क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे मान लो एक चार्ज दे दिया यहाँ पर, बोला 10 कूलाम चार्ज है ये, और ये 20 कूलाम चार्ज है, ये मुझे 10 मीटर दे रखा है। ये पूछ रहा है फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो क्या मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, एकदम आसानी के साथ। पूछो कैसे? अब हमें तो भाई मिड पॉइंट पे निकालना है ना, तो मिड पॉइंट मान लेते हैं। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमें मालूम है कितनी है, 5 मीटर है, तो ये भी कितनी है, 5 मीटर है, क्योंकि मिड पॉइंट पूछ रहा। तो ई इस पॉइंट पर इसकी वजह से आएगा इधर, तो इसको बोलेंगे ई सी ए, और इसकी वजह से आएगा इधर, तो ये ई सी बी। तो ई नेट एट सी निकालना है, तो क्या आ जाएगा, ई नेट सी, ई वेक्टर सी ए प्लस ई वेक्टर सी बी। अब एंगल बिटवीन लिख देंगे, एंगल बिटवीन ई वेक्टर सी ए एंड ई वेक्टर सी बी इज 180 डिग्री। दैट मीन्स मॉड ऑफ ई नेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई सी ए, कौन सा सी ए, ई सी बी माइनस ई सी ए। तो निकाल लो, के क्यू की जगह पर कितना है 20/5 स्क्वायर माइनस के इंटू 10/5 स्क्वायर। आई बात समझ? सिंपल। इसकी वजह से इस पर ई सी बी, इसकी वजह से इस पर ई सी बी। ये प्लस ये माइनस इसलिए गया, ये बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि ये चार्ज बड़ा है ये चार्ज छोटा है, तो बड़े में से छोटा जाएगा तभी तो पॉजिटिव बचेगा। तो निकाल लेते हैं। तो ई नेट कितना आया है, ई नेट आ जाएगा के ई कॉमन ले लो, बाई 25 भी कॉमन ले लो, इंटू कितना बचेगा 20 माइनस 10, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और या 20 माइक्रो कूलम कर लेते हैं, नहीं चलेगा, 10/25, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 10/25। समझ आई बात? इतना न्यूटन पर कूलम आंसर आएगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें तो थियरी के अकॉर्डिंग दिया है, तो ऐसे कर लिया हमने, कोई दिक्कत उसमें
समझे, क्योंकि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कभी होता नहीं है 10⁻10 वाला, तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। थियोरेटिकल तो पॉसिबल है, थियोरेटिकल तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना, हाइपोथेटिकल। समझ गए बेटा? तो ज़रूरी नहीं है कि बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट हमेशा 0 आए, ये ज़रूरी नहीं है ना। आप तो वो मिड पॉइंट वाला, वो न्यूट्रल पॉइंट वाला समझ के सॉल्व करते हो कि ये EC बराबर ये बराबर कर दो तो आंसर आ जाएगा। कभी कभी मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ लेता है दोनों चार्ज की वजह से, तो भी हमें निकालना आना चाहिए। ठीक है बेटा, चल अब अगला देखो, अगला टॉपिक देखो, चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। किस में रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर मैं किसी चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो क्या होगा ये देखना है। तो देखो, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इसलिए है क्योंकि लाइन सीधी जा रही है। कैसे जा रही है? सीधी। अगर लाइन सीधी जा रही है तो यूनिफॉर्म माना जाएगा। इसके अंदर एक चार्ज रख दिया मैंने, जिसका चार्ज Q है और मास M है। इसका चार्ज Q और मास क्या है? M। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रखेंगे तो उस चार्ज पर क्या होता है? ठीक है, तो ये चार्ज Q है, इसका मास M है, इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। किसके अंदर रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी चार्ज को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूं तो उस पर एक फोर्स लगता है ना। कौन क्या लगता है? फोर्स लगता है, यानी वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इसका मतलब ये भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स जो लगता है वो तो इन द डायरेक्शन ऑफ क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस पर, वो किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसको मैं F ही बोलूँगा। अब बाई न्यूटन्स लॉ, बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, F बराबर क्या होता है? ma। ठीक है, अच्छा। और ये दूसरा यहाँ पर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, बाई इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा? F ही बराबर Q इंटू E। अब दोनों बराबर हैं, F बराबर F ही, तो F बराबर F ही का मतलब हुआ ma बराबर QE। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा कि A बराबर QE बाई M, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल पर जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा A बराबर QE बाई M। क्या आएगा? QE बाई M। बट यहाँ पर जो G है ना, ग्रेविटी, ग्रेविटी को हम क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। ग्रेविटी को नेगलेक्ट कर देंगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ग्रेविटी अगर नेगलेक्ट कर देंगे तो सिर्फ A बराबर क्या आ जाएगा? QE बाई M। फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन है तो AE बराबर क्या आ जाएगा? EE बाई ME। और फॉर प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन है तो AP बराबर EE बाई MP। ऐसा होगा, समझ गए? तो यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ पर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या आ जाएगा? B बराबर U प्लस A इंटू T हम जानते हैं, तो आ जाएगा B इज इक्वल टू U प्लस QE बाई M इंटू T। ठीक है, QE बाई M इंटू T। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का रख देंगे, प्रोटॉन तो प्रोटॉन का रख देंगे, जैसा होगा वैसा रख देंगे। अच्छा, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो S बराबर क्या आ जाएगा? UT प्लस QE बाई M इंटू हाफ QE बाई M इंटू T स्क्वायर।
ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। थर्ड क्या होती है, बी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2QE/m इंटू एस। इस तरीके से तीनों इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर मैकेनिक्स भी थोड़ी सी यूज हो गई। आई बात समझ बेटा? सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो समझ गए? दोबारा समझाऊं क्या? हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जिसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल को डाला जिसका मास क्या है, m है, और चार्ज क्या है, q है। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, जो Fe के बराबर होता है। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ F बराबर क्या होता है, ma। चूँकि भाई यहाँ पर लगेगा, अगर Fe लग रहा है तो उसकी वजह से क्या ये चलने शुरू कर देगा ना, ये चलना शुरू करेगा तो इसका अंदर वेलोसिटी चेंज आएगा, वेलोसिटी चेंज आएगा तो मोमेंटम का चेंज आएगा टाइम के साथ। और जब भी किसी चीज़ में, किसी बॉडी में टाइम के साथ मोमेंटम का चेंज आता है तो उसका न्यूटन के थ्रू बाय न्यूटन सेकेंड लॉ हम F बराबर ma लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया। अच्छा, जो ma आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, Fe की वजह से। तो Fe बराबर F के बराबर हो जाएगा, तो ma बराबर QE। तो यहाँ से a निकाल लिया, QE/m। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये आ जाएगा, प्रोटॉन है तो ये आ जाएगा। बस अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन ढूंढना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जहाँ एक्सीलरेशन है वहाँ क्या डाल देंगे, QE/m डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। एक दो क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आ जाएगा तुमको करना कैसे है। मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा है, नीचे लगा है। इसकी जो डिस्टेंस है वो d डिस्टेंस है। अब आपको पता है कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। क्या लगेगा, अपोजिट। लाइक मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चार्ज इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रखा है, तो इस पर फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, और यहाँ प्रोटॉन रखा है तो इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मान लेते हैं कि एक यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन है यहाँ पर, और यहाँ कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर नीचे फोर्स लगेगा Fe और इलेक्ट्रॉन पर लगेगा ऊपर Fe। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन कितनी देर में, ये पार्टिकल जो प्रोटॉन है वो कितनी देर में नीचे आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन कितनी देर में ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम बात करेंगे पहले फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात करेंगे तो Fe बराबर आ जाएगा ma, तो AE बराबर क्या आ जाएगा, EE/me। अच्छा, अब यहाँ से छोड़ा जा रहा है तो U बराबर 0 हो जाएगा। और हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है, U पता है, A पता है, U और A दोनों पता है ना। D डिस्टेंस भी पता है, कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो हमें दूर दूर से दिख रहा है कि सेकंड इक्वेशन लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो S बराबर क्या होता है, UT + ½ AT²। तो हम यहाँ पर TE निकालेंगे तो D बराबर 0 × TE × 1 + 1/2 EE/me × TE²। यहाँ से देखो तो ये तो 0 हो गया, ये 2D हो जाएगा। तो 2DME बराबर EE/× TE²। तो TE² की जगह पर आ जाएगा 2DME अपॉन कितना, EE। ये आएगा टाइम। अब तुम्हें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पता है और डी पता है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हम कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड डी इज इक्वल टू 10 मीटर, तो टी कितना आ जाएगा 2 × 10 × 9.1 × 10⁻³ अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 × 9.1 × 10⁻⁻31 प्लस 19 - 3 डिवाइड बाई 1.6, यह आ जाएगा 18.2 × 10⁻⁻31 -31 और 3 कितना हुआ -34 -34 और 19 कितना बचेगा बोलो। हाँ जी 15 बचेगा क्या, 15 बचेगा शायद, है ना, -15 डिवाइड बाई 1.6। हाँ जी कि ना जी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से देखोगे तो 1820 × 10⁻⁻16, या ऐसा कर देते हैं कि 18.2 है ना, तो 182 × 10⁻⁻15 डिवाइड बाई 16, यानी 18.2 डिवाइड बाई 16 × 10⁻⁻14, यह आ जाएगा टी। अंडर रूट में आ रहा है सब, टी सेकंड, इतना सेकंड टाइम आ जाएगा लगभग। ये तो इलेक्ट्रॉन का आया। अगर यहीं पे अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन का भी निकाल लो। प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का मास ले लेंगे। फॉर प्रोटॉन AP बराबर EE/mp हो जाएगा। अब क्या है, लगा दो फॉर्मूला, D बराबर 0 + 1/2 E/mp इंटू TP²। तो TP इज इक्वल टू 2DmP EE आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, तो TP बराबर कितना आ जाएगा 2 × 10 × 1.67 × 10⁻⁻24 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻3, ये आ जाएगा। तो TP बराबर क्या आ जाएगा, TP बराबर 20, यानी कि गड़बड़ क्या मैंने, हाँ सही तो है, हाँ, तो 20 × 1.67 × 10⁻⁻24, ठीक है बच्चों। तो 2 × 10 × 1.67 × 10⁻⁻24 है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, 20 × 1.67 × 10⁻⁻24, ये ऊपर जाएगा तो +19, ये ऊपर जाएगा तो -19 अपॉन 1.6। अब यहाँ से देखो तो 24 और -3 कितना 27, 27 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूँ तो बचेगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻8 अपॉन 1.6। इसको सॉल्व कर लेना और यही आंसर आ जाएगा सेकंड में। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में इतना सेकंड टाइम लगता है, इस प्रोटॉन को ऊपर से नीचे आने में, डी डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगेगा, अगर E की वैल्यू इतनी है और D की वैल्यू इतनी है। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमें आने चाहिए सिंपल। अभी अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो चालू होगा वो अलग ही है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, कहाँ कितना होगा।
जैसे आपने याद होगा कि 10th में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था कि एक वायर है, उस वायर की वजह से, जैसे मान लो एक वायर होता था, ये वायर है, इसकी वजह मान लो यहाँ इसके आसपास करंट कैरिंग वायर है, तो इसके आसपास क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड होता था। लेकिन हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पता करते थे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा या बाहर होगा, इस पॉइंट पर कितना होगा ये तो हम नहीं जानते थे। लेकिन 12th में हमें ये जानना है कि यहाँ पर भी कितना होगा और किधर होगा, दोनों पता करना है। ऐसे ही मान लो यहाँ चार्ज रखा है, क्या रखा है, चार्ज। तो एक चार्ज कैरिंग वायर है जिस पर बहुत सारा चार्ज है, अब उसकी वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से यहाँ पर, तो वो हमें निकालना है अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। बाय बाय, ध्यान रखना अपना, चलो।